द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम आधुनिक भारत के पहले अध्याय को पिछले वीडियो में हमने देखा, यूरोपियों के आगमन अध्याय से सारे क्वेश्चन किए थे। आज हम बंगाल विजय वाले अध्याय को देखेंगे, तो चलिए उस पर आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ये मुर्शिद कुली खां, ये मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर था। उसके बाद ये अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। अगला सवाल है मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार। सवाल वही है, रिपीटेड है, मुर्शिद कुली खां। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? यह प्लासी का युद्ध, ये शुरुआत हो गई थी प्लासी का युद्ध से। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था कब? 1757 को। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ कहाँ? प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? ये क्लाइव को कहा गया है। प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में, भागीरथी नदी के किनारे स्थित है प्लासी जगह। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ये मीर कासिम था, अंतिम योग्य शासक था ये। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, यह है बक्सर का युद्ध। यह निर्णायक माना जाता है अंतिम रूप से। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? ये वही है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजी आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? ये बक्सर का युद्ध है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ये शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कहाँ बैठा था? अवध के नवाब के यहाँ, जो शुजा-उद-दौला था उसके यहाँ। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये मीर जाफर, यानी कि बंगाल का नवाब उसको बना दिया था अंग्रेजों ने, मीर जाफर को। और पहले मीर कासिम था, मीर कासिम भाग करके चला आया था कहाँ? अवध के नवाब के पास। उसके बाद अवध के नवाब के साथ मिल करके तीनों एक तरफ थे, मुगल सम्राट, अवध का नवाब और बंगाल का नवाब, और उधर से अंग्रेज अकेले थे। आगे देखें, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वह है शाह आलम द्वितीय। इसी का नाम इसलिए आएगा क्योंकि ये मुगल सम्राट भारत का सम्राट है, चाहे जैसा भी हो, भागा भागा फिर जाओ, फिर भी भारत का सम्राट है ये। खुद अपनी जान बचाने के लिए अवध के नवाब के यहाँ बैठा था, लेकिन भारत का सम्राट है। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? मुगल सम्राट ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिला? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। लॉर्ड क्लाइव को ये सारी कहानी आप समझ गए होंगे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की कब? 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि जिसको कहते हैं, उसी के तहत की गई थी। इलाहाबाद की संधि के बाद क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये है राजा खां। तो राजा खां, सिताब राय और दुर्लभ राय तीन थे। तो ये बंगाल का, ये बिहार का और ये उड़ीसा का था। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो यह है खासी, गारो खासी जनजाति, जानते हैं कहाँ है? मेघालय वाले एरिया में, तो बंगाल से सटा हुआ है ये। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? कथन ए कह रहा है कि राजा टिकैत राय नवाब आसफ-उद-दौला के अर्थमंत्री थे, और दूसरा है कि अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। ये दोनों सही हैं। तो ये उस समय इतना लोग हिंदू मुस्लिम नहीं जानते थे। अगला सवाल है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही क्रम बताना है। तो ये अंबर युद्ध, प्लासी का युद्ध, बैंडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। अंबर युद्ध जो है मुजफ्फर जंग और चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने बेल्लूर के समीप अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी।
उसी को अंबुर का युद्ध या अंबर युद्ध कहते हैं। 1749 में ये लड़ा गया था। ठीक, बाकी प्लासी का युद्ध, बैंडीवास देख लें 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध, जो फ्रांसीसी पराजित हुए और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। बक्सर का युद्ध 64 में हुआ है, बता ही चुके। प्लासी का युद्ध 57 में हुआ, ये देख ही चुके आप। बैंडीवास का युद्ध कब हुआ है? 1760 में। किसके बीच? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। किसके खिलाफ लड़ा गया, वही सवाल है। बैंडीवास का युद्ध ये फ्रांसीसियों के खिलाफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये बैंडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध था। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठों ने। अगला क्षेत्रीय राज्य है पंजाब और मैसूर का। पहला सवाल है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। दिल्ली नहीं था, काबुल नहीं था, मकराना नहीं था, ये सब नहीं था। यानी कि न राजस्थान, न दिल्ली, न अफगानिस्तान, ये सब नहीं थे। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचकिया मिसल। रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। रणजीत सिंह किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? जहां राजधानी होगी वहीं लाहौर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? शाह सुजा से। शाह सुजा यहीं से जो अब्दाली के समय लूटा गया है, वही कोहिनूर हीरा है। कहानी काफी लंबी चौड़ी है, उसे ना फंसिए। किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए इसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली? यही है रणजीत सिंह, एक आंख के थे। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो यही है दलीप सिंह। इनको उठा करके इंग्लैंड पहुंचा दिया गया था। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में कथन सत्य है? क्या सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को इनका निधन पेरिस में हुआ। यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, ये गलत है। कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, ये भी असत्य है। कभी भी रूस नहीं गए थे। आगे देखें, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? ए और डी, यानी एच.एम. इलियट और रॉबर्ट मोंटगोमरी, ये नहीं थे। सर हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस ये थे। देख लें, पंजाब में के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के बाद डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष और जॉन लॉरेंस तथा चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी में हुआ, जो कौन विजयी हुआ? तो यह हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। किसने? हैदर अली ने। ब्रिटिश साम्राज्य जिसने हैदर अली के पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया? सर आयरकूट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहां? श्रीरंगपट्टनम। और यही जैकोबिन क्लब का भी सदस्य बना था और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में। जैकोबिन क्लब वहां का फ्रांस का था, उसी का ये मेंबर अपने आप को घोषित किया था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? यह है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। इस युद्ध में पोल्लीलूर में अरकार पर अधिकार कर लिया था। हेक्टर मुनरो की सेना को हराया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? टीपू सुल्तान के साथ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू को अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों को और उनके साथियों को देना पड़ा और युद्ध हर्जाना के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपया अंग्रेजों को देने पड़े। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपया नहीं देगा, उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। इसी संधि पर टिप्पणी करते हुए कार्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। यह स्टेटमेंट एग्जाम में आ चुका है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? 1799 में। अगला मिलाना है, कौन सुमेलित है? तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित और युद्ध के मध्य में ही दिवंगत हुए। यही सही है, बाकी सब गलत है। इसको जान लें। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में
अंग्रेज गवर्नर बेरलेस्ट था। 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। 84 की मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था गवर्नर जनरल, और अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, और 1784-85 में उसने एक दूत कुस्तुनतुनिया भेजा था। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा था, और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। आगे देखें, सुमेलित करना है कौन सी संधि कब हुई। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई, जबकि द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 की हुई। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 80 से 84 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुई, और सालभाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से अंग्रेज और मराठों के मध्य 1782 ईस्वी में हुई थी। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ये सारे डेट आपको याद रखने चाहिए, ये सब एग्जाम में आते हैं। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, ये सरघना। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध, ये कौन है बेगम समरू, ये इनको भी नहीं पता। कथनों पर विचार करें। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, ये सही नहीं है। बाकी सही है कि रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाना स्थापित किया। आमेर के सवाई जय सिंह यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, और मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति निर्माण के लिए धन दिया था। ये सब सही है। अगला कथन है, कथन पर विचार करें कि कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है उसको बता दें कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था। ये सही है, बाकी गलत वाला नहीं पढ़ने की जरूरत है, ये कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे देखें, अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका केवल 2 सही है कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और क्लाइव जो था प्रथम गवर्नर था बंगाल का, ये याद रखना है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये सवाल वही रिपीट हो रहे हैं। कथनों पर विचार कीजिए। अगला सवाल है, क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। और इसमें कालानुक्रम को कूट के हिसाब से सही बताना है। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, क्लाइव का पुनः भारत आगमन 3 मई 1765, इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765, और वारेन हेस्टिंग्स 1772। इस हिसाब से क्रम याद रखिएगा, डेट आपको याद करना होगा। कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो ये सी सही नहीं है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। ये गलत है। बाकी जो सही है वो है कि जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। दूसरा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। और तीसरा है कि लॉर्ड डलहौजी ने द्युति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य को में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। ये व्यापक सिद्धांत को ही कह रहा है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्लाइव है। अंग्रेजों द्वारा बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये राजा चेत सिंह। काफी फेमस ये मुद्दा है चेत सिंह का। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुई थी, 1784 में, 84 में। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से, सुरक्षित घेरे की नीति, यानी कि यहाँ बीच में ब्रिटिश साम्राज्य होगा, चारों तरफ से उसके मित्र से घेरे होंगे, तो वही है सुरक्षा प्रकोष्ठ। रिंग फेंस नीति, सवाल वही है, रिपीटेड है। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? क्लाइव के द्वारा लागू की गई।
और हटाया गया वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो ये है वारेन हेस्टिंग्स पे चला था। ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, महाभियोग का बार बार पूछा गया है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ बनाया। 1793 की कॉर्नवालिस संहिता शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। इसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। यह है पीसीएस का सवाल। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत के प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? ये कॉर्नवालिस के टाइम का है। सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। भारतीय सिविल सेवा का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? दरोगा को। ये सब फालतू के सवाल है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ये है आपके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो ये कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये लागू नहीं होता है। दूसरे खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये सही है। भारत को नेपोलियन के खतरे सुरक्षित रखना, ये भी सही है। और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी सही है। वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। सहायक संधि किसके काल में कार्यान्वित हुई? वेलेस्ली के समय। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी किसने? ये बहुत बाद में होल्कर ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन क्वेश्चन गलत है। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक हैदराबाद का निजाम है। निम्नलिखित पर विचार करिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधि का सही क्रम, ये आपको याद रखना है। इसका डेट आपको यहाँ मिला है। हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा, फिर बरार का भोसले, फिर सिंधिया, फिर इंदौर का होलकर, फिर जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुरा। ये क्रम है, इसको क्रम से याद रखना चाहिए। ये एग्जाम में काफ़ी आते हैं, डेट वाइज याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की? तो ये वेलेस्ली है। सहायक संधि, वेलेस्ली की सहायक संधि कही जाती है। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था क्या है? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ये तो साधारण चीज है। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये सहायक संधि ये 1798 में प्रारंभ हुई। 98 में वेलेस्ली की सहायक संधि की शुरुआत होती है और हैदराबाद पहला रियासत था जो सहायक संधि को स्वीकार किया था 98 में। बाकी बक्सर का युद्ध 64 में हुआ 1764 में। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1733 में, ये 1833 के अधिनियम में समाप्त किया गया था। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1813 में खोल दिया गया था। तो ये सब पढ़ चुके हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? ये भी वेलेस्ली है। अगला है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में हुआ था, जो कि 1815 की सुगौली की संधि से समाप्त हुआ। सुगौली की संधि का डेट है 2 दिसंबर 1815, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। इसका डेट याद रखिएगा, काफी पूछा जाता है। देखिए सुगौली की संधि पूछा गया है, डेट कब है? 1815। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो यह है कॉर्नवालिस नहीं है। इसमें हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स था, न कि कॉर्नवालिस था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ये याद रखना है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से।
सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास का गवर्नर रहा? ये 1820 से 27। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी उसने, इसलिए ये याद किया जाता है। इस व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। ये डेट आपको दोनों नाम और डेट सब याद रखना है, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया था। इसके बाद मद्रास, बंबई के कुछ हिस्सा, असम और कुर्ग, कर्नाटक में पड़ता है कुर्ग, यहाँ ये लागू किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिए। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? यह है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका डेट भी याद रख सकते हैं। 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को मिला लिया था। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध है? यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंग्ल मैसूर युद्ध। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? यह है कैप्टन स्लीमैन। इसी को नियुक्त किया गया था, भेजा गया था समाप्त करने के लिए। कर्नल कैप्टन स्लीमैन है। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो यह है कैप्टन स्लीमैन। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ये तो आप जानते ही होंगे, विलियम बेंटिक। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। डेट भी आपको 1829, रेगुलेशन 17 कहा जाता है इसको, सती प्रथा पर रोक। सती को गैर कानूनी घोषित किया विलियम बेंटिक ने। डेट पूछा जा रहा है 1829। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया? यह है 1789 1789 में बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया, बंद कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय किस रीति से हुआ? तो ये कुशासन का आरोप लगा करके समाप्त किया था। इसमें आपको डेट याद रखना चाहिए। ये सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली। ये डेट केवल नाम भी याद रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। डेट ना भी याद रहे तो दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बघाट रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो यह है 1850। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? तो ये 1856। विलय के सिद्धांत के तहत देखिए, ये क्रम लगाने के लिए आया है। अगर सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर याद है तो ये क्रम लगा ले जाएंगे। देखिए इसमें पूरा डेट ही पूछा है, तो ये डेट अगर याद है तो बहुत बढ़िया, सारे क्वेश्चन बनेंगे, छूटेगा नहीं। और डेट अगर कठिन लग रहा है तब मैंने कहा कि बिना डेट के सीक्वेंस भी याद रखेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे। इनमें से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? ये डलहौजी है। विलय की नीति ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लगाकर किसको? अवध का विलय किया था। फिर से वही सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट। फिर विलय नीति का प्रथम शिकार यह है सतारा। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? यह लॉर्ड डलहौजी का नाम, जेम्स एंड्रूज रैमजे। 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता था, गवर्नर जनरल का बनकर भारत आया, जिसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था। यह भी काफी दुर्लभ क्वेश्चन है। अंग्रेजों द्वारा सिंध का विलय लॉर्ड एलन बरो के द्वारा किया गया था। 1843 में, 43 में। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया कब? 1843, 43। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। निम्न में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउट्रम। ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो यह है लॉर्ड डलहौजी। 1853 में बंबई से थाने के बीच बिछाई गई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? तो बंबई से थाने। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो 1853। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? यह है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारत राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में? डफरिन के समय में। 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ।
1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। अगला पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। यानी डलहौजी सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था, जिसके कार्यकाल की पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग, जो 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 तक रहा है, उसके समय में 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ। इसका प्रारूप डलहौजी ने तैयार किया था और अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध बना दिया गया। ठीक, रेगुलेशन 15 के तहत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, यानी फॉर्मेट तैयार किया डलहौजी ने और लागू किया किसके समय में? कैनिंग के समय में लागू हुआ। आगे देखें, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों वही बना था पहला। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 58 को, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है, किसने सुनाया पढ़ के? अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। किसने? 1858 के साम्राज्ञी के घोषणा ने। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1877 में। राजसी उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड VII को 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया था। ये तीनों अलग अलग याद रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो ये है लॉर्ड एलनबरो। ये 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। इन युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। ये सुमेलित है, बाकी सब गलत है, इसलिए गलत पे टेंशन नहीं लेना है। अगला, कौन सुमेलित नहीं है? तो ये उच्चतम निष्क्रियता इसकी नीति नहीं थी। ये बाकी जो सही है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी व्यपगत सिद्धांत। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन सुमेलित नहीं है? इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सुमेलित में कॉर्नवालिस वही है स्थायी बंदोबस्त, वेलेस्ली है सहायक संधि और विलियम बेंटिक है 1829 का 17वां रेगुलेशन, जिसको सती प्रथा के तौर पर जानते हैं आप। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो यह है 1818, जिसमें पेशवा ने सहायक संधि ले ली थी। निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? यह है चार्ल्स मेटकॉफ। ये याद रखना है। कौन सुमेलित नहीं है? तो ये सर जॉन शोर आग नेपाल युद्ध, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये लॉर्ड हेस्टिंग्स अभी पहले आया था, उसके समय हुआ है ये आंग्ल नेपाल युद्ध। बाकी ये रिपीटेड हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सब सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ये सही सुमेलित है। बाकी सब गलत हैं। बाकी इसमें याद रखने लायक ये है कि लॉर्ड एलनबरो के समय में सिंध का अंग्रेजी राज में विलय हुआ 1843 में। लॉर्ड डलहौजी कुशासन का आरोप लगा के 56 में अवध का विलय किया। वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 और लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18। आगे देखें कौन सा सुमेलित नहीं है।
प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ है? तो ये आपको याद रखना होगा। ऑकलैंड गवर्नर जनरल था उस समय, उसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है। बाकी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1833 का चार्टर एक्ट आया था। डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। डलहौजी के समय अवध का विलय हुआ था। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किसकी है? जॉन लॉरेंस की। ये याद रखेंगे, ये भी बार बार आता है। अगला देखें कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई, ये लॉर्ड मेयो के समय में। पहली जनगणना 1872 में प्रारंभ हुई थी और लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में प्रारंभ हुई। कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या या जनगणना कराई? यह है लॉर्ड मेयो। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो गई थी? ये भी वही है, लॉर्ड मेयो। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हो गई थी? तब भी मेयो ही होगा। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्रनीति यानी फॉरवर्ड पॉलिसी का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल यह है लिटन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई? तो ये लिटन। भारत का कौन सा वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? तो यह लॉर्ड कर्जन। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई, किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय। ये स्थानीय स्वशासन वाली बात जो अक्सर स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, लॉर्ड रिपन को 1882 में लागू किया था। अगला है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो ये भी लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो ये है यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, इसके लिए इल्बर्ट बिल लाया गया था। यानी कि कोई भी यूरोपीय का मामला होगा तो भारतीय भी जज सुन सकते हैं, इसके लेकर के आया था, लेकिन विरोध में वापस ले लिया गया था। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अभिग्रहण किया गया? रिपन के समय में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में आया था। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों को कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया था। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला है कि फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। दूसरा कथन है कि एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। कौन सा सही है? तो ये केवल 2 सही है। ये संगठन वगैरह बनाने का कहां से छोड़ देंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो ये है रिपन। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये स्थानीय स्वशासन लिटन दिया है, जबकि रिपन है। बाकी सब रिपीटेड हैं। अगला है मिलाना है। प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया? बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? बंगाल में दोहरा शासन किसके टाइम में? और अंग्रेजी शिक्षा किसके टाइम में? तो ये सब आपको पता है। क्लाइव के समय में द्वैत शासन लगा था और बंगाल विभाजन कर्जन के समय में। प्रेस पर प्रतिबंध किसके समय? मेटकॉफ के समय में। अंग्रेजी शिक्षा बेंटिक के समय में। इसी के समय मैकाले आया था, तो इसलिए ये पिछला अगर याद होगा तो ये आसानी से आप कर ले जाएंगे। प्रेस पर प्रतिबंध हटाया था उसने, मेटकॉफ ने। अगला है मिलाने वाला, ये भी है। लॉर्ड डलहौजी देवगत सिद्धांत, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का अंत, लॉर्ड रिपन यह है स्वायत्त शासन, और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन। ये साधारण से सवाल हैं, इसको आप यूं कर ले जाएंगे। कौन सी जोड़ी सुमेलित है? इसमें एलन बरो के समय में सिंध विलय हुआ था, ये सुमेलित है। बाकी सब गलत हैं, जो आप पढ़ चुके हैं वही रिपीटेड है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुई। 1861 में कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया तथा 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग विभाग बनाया गया। कर्जन के कार्यकाल के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
एएसआई को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। ये हड़प्पा वाले में बता चुके हैं। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये पूरा पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी करजन के काल में। तो ये 100 तक ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में 101 से रखेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।